चलिए, सो यस, आई एम रियली सॉरी, द ओल्ड स्लाइड द फॉर्मेट वॉजंट चेंज। चलिए, तो शुरुआत के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो बहुत मिनी क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे, शायद आपने पहले किए भी होंगे। नाउ वील सॉल्व अराउंड 15 to 20 सच शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम थोड़े से लंबे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका शुरुआत में एक पेस सेट हो जाए, वार्म अप हो जाए, देन वील बी टेकिंग द लेंथी क्वेश्चंस, राइट। Yes, I am really sorry. Please ignore the last slides. The format has been changed. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, a search engine. A search engine is what? A website used by intelligence agency. Website to find out specific information on the internet. Website used by universities or all of these. Very simple question. आपको फटाफट आंसर देना है. Yes, everyone. जल्दी से आंसर दीजिए. एक प्रकार से रैपिड फायर की तरह इसको लीजिए जल्दी से, और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सर्च इंजन जैसे आप इंटरनेट पे यूज करते हो, अभी चैट जीपीटी है, दैट इज लाइक यूजिंग जनरेटिव एआई एंड एलएलएम, है ना। सो ये लार्ज लैम्डा मॉडल और जो जनरेटिव एआई हम यूज कर रहे हैं वो भी अब सर्च इंजन को और बेटर करने के लिए। तो ओरिजिनली सर्च इंजन क्या होता है? Yes, it is a website that is used to find out any information on the internet. Next question, which layer is not present in TCP/IP model? TCP/IP model में कौन सी layer present नहीं होती है? So you know TCP/IP and OSI. We have two models in ICT, right? TCP/IP and OSI. OSI को हम बोलते हैं reference model. और TCP इज द एक्चुअल मॉडल प्रोटोकॉल। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा आपसे कि कौन सा प्रोटोकॉल सूट हम फॉलो करते हैं इंटरनेट पे, सो द प्रोटोकॉल सूट इज कॉल्ड एज द TCP/IP, ठीक है। तो OSI में आपकी होती है 7 लेयर्स एंड TCP में आपकी होती है 4 लेयर्स। आपसे पूछा है विच इज नॉट प्रेजेंट इन TCP। यस, क्विकली, एप्लीकेशन, इंटरनेट, सेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? सी और ए आ रहा है, ठीक है। इंटरनेट लेयर, आई गेस जो नेटवर्क लेयर होती है वो इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम आईपी पैकेट्स भेजते हैं, हेडर एंड फुटर लगता है इस लेयर में। Yes, the answer for this question is C. That is your session layer. तो जो TCP मॉडल है, right? I will write here the OSI reference model. इसमें क्या कौन सी 7 लेयर होती हैं? Please do not touch शाही पनीर at the party, है ना। मतलब फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, राइट, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस इज सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और ये है एप्लीकेशन लेयर। फाइन, तो ये आपकी 7 लेयर्स हैं, जो कि OSI में होती हैं। TCP में सिर्फ 4 लेयर्स आती हैं, जिसमें आपकी जो सेशन प्रेजेंटेशन है, राइट, these layers have been subsumed into one layer। तभी आपका जो एग्जामिनेशन में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा, इंटरनेट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, यस, यू हैव अ ट्रांसपोर्ट लेयर, यस, यू हैव वन एप्लीकेशन लेयर एंड ऑफ कोर्स दिस लेयर इज आल्सो देयर। सो 1, 2 and 3 and 4, सो आपकी ऐसे करके 4 लेयर्स होती हैं TCP मॉडल में। क्लियर? हाँ, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है, अगर आपको पूछे कि कौन सी लेयर्स मतलब क्या होता है, जिनको बच्चों को नहीं पता है बेसिक, देखिए जब भी हम इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे अभी मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तो ये पूरा जो वीडियो है ये छोटे छोटे पैकेट्स में जाता है, और ये जो पैकेट्स हैं, मान लीजिए ये मैं सेंडर हूं, राइट, और ये रिसीवर है। तो यहां से यहां मैसेज जाने के लिए आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। कंप्यूटर या बेसिकली इंटरनेट सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है, और अगर ये यहाँ पे TCP है, यहाँ पे भी TCP है, सो उस पैकेट को ये सारी लेयर से गुजरना पड़ता है, फिर यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन चैनल आता है, देन अगेन ये सारी लेयर से गुजरना पड़ता है।
सो ये लेयर्स वही है, एक पैकेट आएगा, सबसे पहले वो एप्लीकेशन पे जाएगा, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, फाइनली डेटा लिंक या फिजिकल लेयर। तो दो मॉडल्स हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड ओएसआई का क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट। सो एट टाइम्स फुल फॉर्म भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं। किसी को कोई भी डाउट? एनीवन, एनी डाउट? सो रिमेंबर, इन TCP model you have the physical layer or the data link layer, you have the network layer, you have the transport layer and you have the application layer. 4 layers are there. चलिए आगे बढ़ते हैं। When CD is read by the CD-ROM, it is termed as what? तो अगर CD जब CD-ROM के द्वारा रीड की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीक टाइम, रोटेशनल टाइम, लेटेंसी टाइम या डिले टाइम। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे पूछेंगे कि प्रोग्रामिंग में एरर को क्या बोलते हैं? एरर, राइट। सो स्मॉल टर्म्स कैन आल्सो बी आस्क्ड टू यू। Yes, everyone. Is it called as a seek time, rotational time, latency time or delay time? Yes, the answer for this question is not latency time. इसको हम बोलते हैं seek time, है ना। तो जब भी हम कोई चीज लिखते हैं CD ड्राइव पे, राइट, एंड द रीड हाइट हेड ऑफ द डिस्क नीड्स टू मूव टू द राइट पोजिशन, इसको हम बेसिकली सीकिंग बोलते हैं, राइट। सो जैसे आपकी CD है, राइट, यू हैव योर CD, तो CD में जहां से भी लोकेशन से डेटा चाहिए होता है और जितने टाइम में लगता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीकिंग, एंड द प्रोसेस, द टाइम दैट इट रिक्वायर्स इज कॉल्ड एज अ सीक टाइम। ठीक है, लेटेंसी नहीं है, लेटेंसी मतलब डिले होता है, बट दैट इज नॉट रिलेटेड हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश अलाउज द यूज ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर मेकिंग फोन कॉल्स। जब हमको इंटरनेट कनेक्शन यूज करके फोन कॉल करना होता है तो हम क्या बोलते हैं? VoIP, DSL, FTP, F2B, 2C. Now all these 4 things, the full forms are important. एग्जामिनेशन में आपसे DSL भी पूछ चुके हैं, FTP भी पूछ चुके हैं और VoIP भी पूछ चुके हैं। Yes, everyone. Yes, very nice. Quickly the answer is voice over IP, है ना। वॉइस ओवर IP, DSL का क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, है ना। FTP का क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दीज फुल फॉर्म्स इन एग्जामिनेशन। वॉइस ओवर IP होता है जब हम IP टेलीफोनी यूज करके, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करके फोन करते हैं। सो आपने IP टेलीफोन्स देखे होंगे, इसका बेसिकली DSL से कोई कनेक्शन नहीं होता, ये IP नंबर होता है, राइट। सो IP नंबर, जो IP एड्रेस है, उससे हम क्या करते हैं? कनेक्शन स्थापित करके फोन कॉल करते हैं। सो यस, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइम का मतलब क्या होता है? व्हाट डज माइम स्टैंड्स फॉर? मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपल इंस्टेंट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटीग्रेटेड मेल एक्सटेंशन या मल्टीपर्पज इंस्टेंट मेल एक्सटेंशन। अनदर अब्रीविएशन बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आपका ICT से है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, 50 क्वेश्चन करने हैं। 12:15 हो चुका है, वी आर रनिंग अ बिट लेट। Okay, so most of you think it's A or C, multiple internet mail extension। चलिए आंसर इसका बिल्कुल A है, क्योंकि इट इज मल्टीपल और मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। और कैसे हम ऑफिशियल इंटरनेट स्टैंडर्ड है, बेसिकली माइम एक स्टैंडर्ड है,
जैसे TCP एक स्टैंडर्ड है, FTP एक स्टैंडर्ड है, वैसे MIME एक स्टैंडर्ड है कि हम कैसे मैसेजेस को फॉर्मेट करते हैं डिफरेंट ईमेल सिस्टम्स के बीच में भेजने के लिए। जैसे यू नो वी हैव अनदर प्रोटोकॉल कॉल्ड एज SMTP। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी मेल्स भेजने के लिए यूज किया जाता है। वी ऑल्सो हैव अनदर प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं IMAP। ये क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एंड वी हैव अनदर प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं POP, और अभी हम उसका वर्जन 3 यूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं दे आर यूज फॉर सेंडिंग मेल। जैसे आपने मुझे याहू पे ईमेल भेजा या आपने अपने दोस्त को जीमेल पे ईमेल भेजा, है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है हम POP और SMTP जनरली यूज करते हैं। SMTP में क्या होता है? एक मेल बॉक्स से दूसरे मेल बॉक्स में ईमेल जाता है ना, ईमेल का आदान प्रदान होता है। कई बार क्या होता है, उस ईमेल को हम सर्वर से डाउनलोड कर लेते हैं अपने डिवाइस में, ताकि अगर इंटरनेट नहीं भी है तो हम उस ईमेल को पढ़ पाएं, राइट। सो देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस, अलग अलग प्रोटोकॉल के। ये सब मेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं। क्लियर? राइट? एनीवन एनी डाउट? दिस इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ जी, तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इसका प्लीज लिस्ट बना लीजिएगा। ओके, डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। ऐसा क्या चीज है जिससे हम किसी यूजर को आइडेंटिफाई करते हैं जब वो वापस किसी वेबसाइट पे लौट के आता है? कुकी, प्लगइन, स्क्रिप्ट या ASPs। मान लीजिए आपने IRCTC की वेबसाइट लॉगिन करी, आप वापस लॉगिन कर रहे हैं, तो कई बार वेबसाइट आपको पहचान जाती है और फिर आपको प्रॉम्प्ट करती है। जैसे आपने यूजर नेम डाला है ना, वो आपको प्रॉम्प्ट करेगी कि इज दिस द सेम पासवर्ड यू वांट टू यूज, राइट। सो दैट इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। Very nice. The answer for this question is cookies. Because cookie is a small piece of data that is sent from a website stores in a user web browser. So जो यूजर का वेब ब्राउजर में जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम सेव कर लेते हैं, आप बोलते हैं ना रिमाइंड, सेव फॉर लेटर, ऑलवेज, नेवर, ऐसे करके प्रॉम्प्ट आता है, तो ये कुकीज के फॉर्म में ही सेव होती है, राइट। सो इट हेल्प्स टू रिमेंबर द एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूप बैक IP एड्रेस कौन सा होता है? which is called as a loop back IP address. Now you know IP address क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, है ना। IP एड्रेस में भी we have two version, IP version 4 and IP version 6. version 4 होता है 32 बिट का, ठीक है। version 6 होता है 128 बिट्स का। Now this is a version 4 address only, but that is called as a loop back address. ओके नहीं, सब ने गलत दिया। सिर्फ आई हैव 2 or 3 करेक्ट आंसर्स। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यस, A, है ना। सो 127.0.1 लूप बैक एड्रेस क्या होता है? व्हेन अ प्रोग्राम एक्सेस अ नेटवर्क सर्विस रनिंग ऑन द सेम कंप्यूटर। मतलब बोलते हैं ना ये लूप बैक हो रहा है, मतलब आपका सेम कंप्यूटर पे आप जो IP एड्रेस है किसी और नेटवर्क का नहीं है, ये सेम नेटवर्क पे सेम कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है ताकि हम कनेक्टिविटी देख पाए। वी कॉल इट एज द लूप बैक एड्रेस, और ये होता है 127.0.0.1। क्लियर? यस, हाँ जी आयुष। चलिए, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। A software program stored in a ROM that cannot be changed easily. ROM में कौन सा वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते बहुत आसानी से? हार्डवेयर, लिंकर, एडिटर या फर्मवेयर। ROM आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, RAM और ROM। तो ROM में हम कोई एक ऐसा प्रोग्राम सेव करते हैं जो कि बार बार हम एडिट नहीं कर सकते। Okay. Yes. The answer for this question is what? Linker होता है क्या? नहीं. Editor होता है क्या? नहीं. Yes. The answer for this question is firmware. Hardware तो obviously नहीं हो सकता. तभी सिस्टम का एक फर्मवेयर होता है
एंड इट नेवर चेंजेस, और रोम इज रीड ओनली मेमोरी, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसमें जो भी डेटा सेव होता है दैट इज परमानेंट, ये पावर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब इज द इन्वेंशन ऑफ विच जनरेशन, तो ये जो वीटीज हैं ये कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इन्वेंट किए गए थे। तो आपको पता है हम 5 जनरेशंस के थ्रू कंप्यूटर्स को पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड इनके कंपोनेंट्स या सर्किटरी चेंज हुई है हर जनरेशन में। सो क्विकली आंसर, यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट जनरेशन, बिकॉज सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब आया, फिर आया ट्रांजिस्टर, है ना, ट्रांजिस्टर्स के बाद क्या आया, आपका आया आईसी चिप, ठीक है, आईसी के बाद आया आपका इंटीग्रेशन हुआ तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो यू हैव द क्रोनोलॉजी एज वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSI, and you have VLSI, very large scale integration in 5th generation. Fine. In the context of ICT, which one of the following statement about spamming is true? I will move to this side ताकि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। आपको बताना है स्पैमिंग के बारे में क्या सही है। ICT से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं। Sending lines of garbage, spamming is posting a message that contains graphic description of offensive things, it is an attempt to acquire sensitive information, or emails in unsolicited advertising to a large audience. Yes, very nice. The answer for this question is not D, जो कि बोल रहे हैं लोग, it is A, है ना। स्पैम मतलब क्या होता है, जब हम किसी को स्पैम करते हैं, स्पैमिंग इज व्हेन वन पर्सन और कंपनी सेंड्स अनवांटेड ईमेल टू अनदर पर्सन। तो जब आप देखते हो कि आपके जंक मेल में सारे स्पैम, एक स्पैम का भी फोल्डर होता है, तो जनरली ये लार्ज ऑडियंस को भेजा जाता है and they automatically goes to your spam folder, right? So spam is a brand of canned ham or mass marketing junk emails that are sent out to millions of recipients without even their knowledge and request, right? So that is A is the correct option. Next question. A virus that is capable of transferring from one computer to another विदाउट एनी यूजर इंटरैक्शन, कौन सा वायरस है जो बिना किसी यूजर इंटरैक्शन से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है? वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, की लॉगिंग या बूट सेक्टर वायरस। नाउ अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर मैलवेयर। ऐसे हम 25-30 प्रकार के कंप्यूटर मैलवेयर पढ़ते हैं ना। जब मैं आपको कभी मैराथन क्लास लूंगी तो मैं आपको और सारे प्रकार के मैलवेयर पढ़वाऊंगी। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है ना, किसको यूजर इंटरैक्शन की जरूरत होती है, किसको नहीं होती है। यस, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्या लग रहा है आपको? व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? वॉर्म, हाँ, तो बूट सेक्टर तो नहीं हो सकता, ट्रोजन हॉर्स भी नहीं है, इसका आंसर है बिल्कुल वॉर्म, क्योंकि वॉर्म और वायरस में अंतर ही यही है। वायरस को एक होस्ट की जरूरत होती है ना, ये मैंने क्लास में भी पढ़ाया था। वॉर्म को होस्ट की जरूरत नहीं होती है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ये ऐसा लेजिटिमेट प्रोग्राम लगता है, ऐसा लगता है कोई ट्रस्टेड प्रोग्राम है और आप इसको डाउनलोड कर लेते हो। जैसे ही ये डाउनलोड होता है ये अपना काम करना शुरू कर देता है। हो सकता है ईमेल्स को डिलीट कर दे, कॉपी कर दे, डेटा को भेज दे। बूट सेक्टर वायरस क्या है, ये बेसिकली आपके रोम से रिलेटेड है। मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, राइट, तो जहां पे आपका बायोएस है, बेसिक इनपुट आउटपुट, जहां से आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, बूटिंग प्रोसेस होता है, अगर वहां पे ये वायरस हो जाता है तो वी कॉल इट एज द बूट सेक्टर वायरस। की लॉगिंग क्या होता है, ये भी एक मैलवेयर है। जब हम कोई पासवर्ड वगैरह एंटर करते हैं किसी बैंक की वेबसाइट पे, तो आपको प्रॉम्प्ट आता है कि वर्चुअल कीबोर्ड यूज करो, है ना, आता है कि नहीं आता है वर्चुअल कीबोर्ड। क्यों?
क्योंकि कई बार हो सकता है आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हो कि आपने जैसे ही अपना पासवर्ड की इन किया, वो पासवर्ड जाके ट्रैक होके स्कैमर्स के पास जा सकता है, तो उनको आपका पासवर्ड पता चल जाएगा। पासवर्ड पता चल जाएगा बैंक का, तो जितने भी उसमें रुपए हैं वो चले जाएंगे, वो भले ही 20 रुपए क्यों ना हो, है ना, तो वो उनके पास चले जाएंगे। बट अब जब आप प्रोफेसर बनोगे तो आपके पास बहुत सारे पैसे रहेंगे, है ना, तो ये सारी चीज़ें का ख्याल हमको रखना पड़ेगा ताकि हमारा पैसा चोरी ना हो। तो हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड को यूज़ किया करो। ऐसा मत सोचो कि हमको नहीं करना, क्या टाइम पास है, मैं तो जल्दी से फटाक से डाल दूंगा, नहीं, राइट, यस। चलिए, ये सारे आपके मैलवेयर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्पल न्यूटन इज अ सीरीज ऑफ व्हाट? एप्पल का न्यूटन क्या है? एक पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल डिजिटल पीडीए है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या पेजर है? एप्पल का न्यूटन क्या है? पैसा ही पैसा, सही बात है, बहुत सारा पैसा, वो भी मेहनत का और इज्जत का। अगर प्रोफेसर बन जाते हो बहुत ही बढ़िया किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो इज्जत भी है और पैसा भी है, राइट। चलिए, वेरी नाइस। इसका आंसर क्या है? न्यूटन क्या है? न्यूटन एक्चुअली एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, राइट। सो इनको हम पीडीएस बोलते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल कंप्यूटर्स। सो न्यूटन जो है वो कंसिडर्ड एज अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन इट्स डेब्यू, और इसमें क्या है, काफी सारे इसके जरूर हाई फीचर्स और प्राइस भी था, तभी ये बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हो पाया। बट इट्स अ पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, राइट। पीडीए आप कुछ और समझते होगे शायद आजकल की भाषा में, है ना, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। सो वो पीडीए अलग होता है। अगर आईसीटी में फुल फॉर्म पूछें कि व्हाट इज पीडीए, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। इट इज नॉट अ पब्लिक display of affection, it is personal digital assistant. Which of the following is an operating system? Linux, debugger, Mozilla या Google Chrome? इसमें से OS कौन सा है? Mozilla, Chrome, Linux या debugger? हाँ, जल्दी से बताइए। 13th question, still a lot more to go. Yes, so the answer for this question is A, because बाकी ये जो हैं Mozilla Firefox and Google Chrome, ये आपके क्या है? ये आपके वेब ब्राउजर हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में ब्राउजर, सर्च इंजन एंड योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। दे विल आस्क यू नेम्स एंड मेक यू कंफ्यूज कि इसमें से ब्राउजर कौन सा है, सर्च इंजन कौन सा है, ओएस कौन सा है। तो ये दोनों आपके ब्राउजर्स हैं जिनके माध्यम से हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, है ना। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, व्हेन यू साइन अप समथिंग लाइक अ फ्री ईमेल अकाउंट यू मे बी प्रेजेंटेड विद अ कैप्चा। तो आपको पता है जब भी आप IRCTC पे या कहीं पे भी ऐसे लॉग इन करते हो तो ये आपके पास एक कैप्चा आता है ना। ये आपका दिसंबर का PYQ है, दिसंबर और जून, राइट। मतलब बेसिकली आपका 2023-2022 का PYQ है। तो यू हैव टू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ कैप्चा। ये मैंने कल क्लास में भी आपसे पूछा था। 4 ऑप्शंस आर गिवन बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। आराम से मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, थोड़े से हम इलैबोरेट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। Yes, everyone. फटाक से आंसर दीजिए। कवरेज एनालिसिस एंड प्लानिंग, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, कंप्लीटली अप्लाइड पैरेलल टेक्नोलॉजी, कंपेरेबल एडिशनल प्रोटेक्टेड। यस, सो जो आप लोग मोस्टली आंसर दे रहे हो, लेट्स सी कि सही है कि नहीं। बिल्कुल, मैंने कल भी डिस्कस किया था। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट, टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। मतलब कैप्चा जब आप एंटर करते हो तो मशीन को पता चल जाता है कि आप कंप्यूटर हो कि रोबोट हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा कई बार आपसे एक इमेज रहती है और इमेज में आपको मार्क करना होता है, ऐसे ग्रिड होता है कि ग्रिड में मार्क करो कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, कहाँ कहाँ पे मोटरसाइकिल है, तो आप मार्क कर देते हो यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब आप ह्यूमन हो, ठीक है।
So they don't know that there are other tests also to tell if you are human or not just this, because आजकल humanity is lost, right? Anyway, next question. Which of the following statement are true? The decimal number 11 is larger than the hexadecimal, ये भी एक PYQ है, larger than the hexadecimal 11 if the binary number this, the fractional part has the decimal value as this. तो आपको ये मैंने क्लास में भी करवाया है सॉल्व, है ना, बहुत ही अच्छा सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है बाइनरी और योर कन्वर्जन इनटू द डेसिमल तो आप इसको बता पाओगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हाँ, कंप्यूटर के एरर को हम बग बोलते हैं और तभी हम प्रोग्राम्स की डीबगिंग करते हैं. तो ये ऐसा प्रश्न भी पीवाईक्यूज में आ चुका है कि एरर को क्या बोलते हैं. सीडी को जब हम वापस से लोड करते हैं, मतलब बेसिकली हम पुराना डेटा हटाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसमें बर्न बोलते हैं, राइट. सो बर्निंग क्या होती है, बग क्या होता है ना. जैसे अभी हमने पढ़ा सीक क्या होता है. ये कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे अक्सर पूछ लेते हैं. यस, वेरी नाइस. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली एस. ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, नॉट both are correct because decimal number 11 is larger than the hexadecimal 11. नहीं, बेसिकली जो वैल्यू होती है वो सेम होती है. डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल ये रिप्रेजेंटेशन है. और यहाँ पे क्या बोला है कि बाइनरी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. तो बाइनरी की वैल्यू कैसे आप निकालोगे? यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ. 1 1 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, है ना. ये कैंसिल हो जाएगा. तो बेसिकली 2 प्लस आपका 8 प्लस 4 कितना हुआ? इसकी वैल्यू कितनी आएगी, राइट. ये तो नॉर्मल आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाइनरी से डेसिमल. अब ये वाला जो फ्रैक्शनल पार्ट है यहाँ का है, इसको हम कैसे करते हैं? इसमें भी हम 2 की पावर इंक्रीज करते हैं पर माइनस में. जैसे ये डॉट 101 है, सो वील डू 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 एंड 2 की पावर -3. तो ये 0 वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा. हेयर 2 की पावर -1 मतलब क्या होता है? जब माइनस में है तो आप नीचे लाओगे डिनोमिनेटर में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसको हम हाफ लिख सकते हैं प्लस 1/8, राइट. प्लस 1/8 क्योंकि 2 की पावर 3 कितना होता है? 8. दिस. तो जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 0.625. क्लियर? एनीवन? एनी डाउट? ये कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सिंपल. भोपाल से दिल्ली, है ना, मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी. तो हम भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं, छोटे से बड़े शहर जा रहे हैं, तो हमको मल्टीप्लाई करना है. तो क्योंकि बेस 2 है तो हम 2 का पावर मल्टीप्लाई करते जाएंगे. पॉइंट की इधर हम पॉजिटिव में बढ़ाते हैं, ठीक है. 0 1 2 3 4. पॉइंट की उस तरफ हम नेगेटिव में बढ़ाते हैं, -1 -2 -3 लाइक दैट. क्लियर? चलिए, वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं. बी इसका सही आंसर है. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हैज ऑल ट्रू प्रीमाइसेस is called a sound argument, right? Is called a sound argument. A sound inductive argument that has all true premises is called a cogent argument. तो आपको logical reasoning का question है that is related to valid and your inductive argument. So basically दो प्रकार के arguments होते हैं, inductive और deductive, right? तो आपसे पूछा है valid deductive argument क्या होता है और एक strong इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है. Fine, this is also a previous year question. Most of you think it's A. Yes, the answer is A. बिकॉज अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करें, आर्ग्यूमेंट की क्विकली मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ. आर्ग्यूमेंट में होता है आपका डिडक्टिव, ठीक है, डिडक्टिव, और आपका होता है इंडक्टिव, राइट. इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? जब हम आईपीजी फॉर्मेट फॉलो करते हैं, राइट. आईपीजी मतलब वी टेक पर्टिकुलर एंड वी जर्नलाइज थ्योरी, आईपीजी.
डिडक्टिव में होता है डीजीपी, जब हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट से एक पर्टिकुलर एग्जांपल पे आते हैं, राइट। सो डिडक्टिव या तो आपका डिडक्टिव में वैलिड हो सकता है या इनवैलिड, ठीक है। अगर वैलिड है मतलब कंक्लूजन इज फॉलोइंग द प्रीमाइस, ठीक है। ये ट्रू और फॉल्स से अलग है, मतलब आपका वैलिड मतलब कंक्लूजन इज फॉलोइंग द प्रीमाइस, और वैलिड में भी अगर प्रीमाइस ट्रू है तो ये साउंड हो जाएगा, और अगर प्रीमाइस ट्रू नहीं है तो ये अनसाउंड हो जाएगा, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर एज इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में आपका स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें आपका वैलिड इनवैलिड नहीं होता। इंडक्टिव में आपका स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोजेंट, नहीं तो ये होगा नॉन कोजेंट, राइट। सो ये पूरा आर्ग्यूमेंट का एक चार्ट है। इस पे बेस्ड बहुत बार क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, विच इनफॉर्मल फैल्सी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमेरिकन इंडियंस आर डिसअपियरिंग, दैट मैन इज एन अमेरिकन इंडियन, देयरफॉर दैट मैन इज डिसअपियरिंग। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक अनौपचारिक भ्रांति है, मतलब आप हमने फैल्सीज पढ़ा है, उसमें हमने फॉर्मल फैल्सीज इनफॉर्मल फैल्सीज दोनों पढ़ा है, तो आपसे अमेरिकन इंडियन सारे गायब हो रहे हैं, वो व्यक्ति एक अमेरिकन इंडियन है वो भी गायब हो जाएगा। रेड हेरिंग, हेस्टी जनरलाइजेशन, अपील टू इग्नोरेंस या फैल्सी ऑफ डिविजन। क्विकली, यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, ये है डिविजन। मतलब अगर कोई चीज पूरे के लिए सही है, मतलब इट इज ट्रू फॉर ऑल द अमेरिकन्स, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये सबके लिए, पार्ट्स के लिए भी सही होगा। इसको हम एक एरर बोलते हैं लॉजिक का, फैल्सी ऑफ डिवीजन। मैंने बोला सारे ऑल इंडियंस आर करप्ट, ठीक है, पर हो सकता है कि कोई ना कोई तो ऐसे इंडियन होगा कि जो करप्ट नहीं है। हम ऐसे जनरलाइज एट टाइम्स कर देते हैं, जो कि गलत है, फैल्सी ऑफ डिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following argument commits the fallacy of contradicted middle, such that the middle term instead of being pervaded by the presence of major term is pervaded by the absence of major term? मतलब आपसे पूछा है contradicted middle, ये इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है जिसमें मिडिल टर्म कॉन्ट्रडिक्ट करता है, ठीक है। तो एक है मिडिल, एक है मेजर टर्म। आप इसमें हमारा फायर और स्मोक वाला एग्जांपल से रिलेट करिए कि मिडिल टर्म स्मोक है, मेजर टर्म क्या है आपका, फायर है। तो स्मोक और फायर के बीच में क्या एक रिलेशन होना चाहिए, और कई बार वो कॉन्ट्रडिक्ट होता है, जबकि हमेशा वो परवेसिव होना चाहिए, बट एट टाइम इट इज नॉन परवेसिव एज वेल। यस, वेरी नाइस, thank you so much Anjali, it means a lot. Do make sure you watch all the videos. हाँ, the answer for this question is D. Sound is eternal because it is produced. मतलब देखो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ना, मैंने कुछ बोला और उसका जो मैं रीजन दे रही हूँ, देखो जनरली जो मिडिल टर्म होता है मध्य पद, है ना, ये क्या होता है, ये होता है रीजन अबाउट एनीथिंग। जैसे मैंने बोला जैसे अंजलि ने बोला, मैम आई अटेंड योर क्लासेस बिकॉज आई हेट टू स्टडी। अब बताओ, ये रीजन कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है कि मैं आपकी क्लास तो अटेंड करती हूँ पर मुझे पढ़ने से नफरत है, तो ये जो रीजन है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। वैसे ही साउंड एटर्नल है, जो ध्वनि है वो शाश्वत है, हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि उसको प्रोड्यूस किया जाता है, पर ये तो गलत है, कॉन्ट्रडिक्ट है। अगर किसी भी चीज को मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने साउंड ताली बजाई है ना, तो हम बोलते हैं अगर ये साउंड एटर्नल है, हमेशा यूनिवर्स में रहेगा। पर अगर कोई चीज बनी है, जैसे मान लीजिए पेन है, ये बना है, तो कभी ना कभी तो ये नष्ट होगा। तो जो मेजर है और मिडिल है ये अलग है, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं। द आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Identify the formal fallacy committed in the following argument. Some good actors are not powerful athletes. All professional wrestlers are powerful athletes. Therefore, all professional wrestlers are good actors. Exclusive premise, existential fallacy, affirmative conclusion from negative premise, या affirmative या affirming the consequent,
ये भी बहुत एक 2 कॉमन फैल्सी जो पूछते हैं, डिनाइंग द एंटीसीडेंट एंड अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, right? It has been asked in previous year questions. I will make a short video about these 2 fallacy. So कुछ fallacies बहुत बार repeat होती हैं. बताइए. Not powerful athletes are powerful athletes, therefore they are good. Yes, इसमें साफ साफ लग रहा है कि जब प्रीमाइस आपका नेगेटिव है ना, प्रीमाइस में नॉट है, और सिलोजिज्म के रूल के हिसाब से बेटा अगर प्रीमाइस नेगेटिव है तो कंक्लूजन एक नेगेटिव होना ही चाहिए, और वाइसा वर्सा भी ट्रू है. कंक्लूजन नेगेटिव है तो प्रीमाइस नेगेटिव होना चाहिए. तो इसका आंसर है आपका सी. आगे बढ़ते हैं. अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टर्म्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन. हमको इंक्रीजिंग इंटेंशन के हिसाब से जमाना है, डिक्रीजिंग नहीं, है ना. सो टाइगर, मैमल, फेलाइन या एनिमल एंड एनिमल. I will try to extend it beyond 1 as well. 1:15 बजे तक, 1:30 बजे तक पढ़ेंगे, because I want to complete all the questions that I have brought for you. जल्दी से आंसर दीजिए because your speed matters. It is called a speed test for a reason, है ना. अगर मुझे बहुत ही लंबा क्वेश्चंस लाने होते तो मैं 15 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस एक क्लास में करवाती हूँ, बट दे आर गुड क्वेश्चंस. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बट इतने डिफिकल्ट नहीं है. सी लग रहा है आपको. चलिए आंसर देखते हैं इसका क्या है. बिल्कुल सी है, क्योंकि इंक्रीजिंग इंटेंशन मतलब एनिमल, मैमल, फिर फेलाइन, फिर टाइगर, है ना. तो सबसे बड़े से लेके सबसे, मतलब अगर हम बोले, सॉरी, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग मीन्स, इट मीन्स सबसे स्मॉल से लेके सबसे बड़ा, राइट. सो इफ वी से दैट एनिमल इज द स्मॉलेस्ट कैटेगरी, मतलब एक बहुत बड़ा कैटेगरी है, उसमें एनिमल सबसे कम है. एनिमल के बाद आता है आपका मैमल, है ना. मैमल के बाद आता है आपका फेलाइन, एंड दैट यू हैव टाइगर. मतलब बेसिकली हम स्पेसिफिक में जा रहे हैं, ठीक है, हम स्पेसिफिक में जा रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं अपना इंटेंशन. टाइगर एकदम स्पेसिफिक चीज हो गई. अगर हम एनिमल की बात करें, सबसे ब्रॉड है, ठीक है. जानवर किसी भी प्रकार का हो सकता है. अब जानवरों में एक सब क्लास आती है, मैमल्स हो सकता है, उसमें आपका फेलाइन होता है, जैसे कैट फैमिली के होते हैं, उस पर्टिकुलर कैट फैमिली में टाइगर है. तो हमारा इंक्रीजिंग इंटेंशन है ये. द आंसर इज सी. ओके. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनुमान द इन्फ्रेंस इज टू कन्विंस अदर. कौन से अनुमान में हम किसी और को कन्विंस करते हैं? परार्थ, स्वार्थ, पूर्वर्थ या शेषवर्थ. 5 प्रकार के अनुमान होते हैं, ठीक है. स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान, पूर्वर्त अनुमान, शेषवर्त अनुमान एंड समानोत्तरता. आपसे पूछा है जब आप किसी और को कन्विंस करते हो. Yes, the answer for this question is परार्थ अनुमान. क्योंकि स्वार्थ में क्या होता है, मैं खुद को कन्विंस कर रही हूँ. मतलब वही वाला एग्जांपल, मुझको गोवा जाना है, तो अगर मैं खुद को कन्विंस कर रही हूँ तो ये जो मेरे खून के स्टेजेस हैं, PHUUN, है ना, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्य और निगम. खुद को कन्विंस करने के लिए स्वार्थ अनुमान में मुझे ये सारे फेज नहीं लगते, मुझे सिर्फ लास्ट के 3 स्टेजेस लगती हैं. बट व्हेन आई डू परार्थ, मतलब मैं अपनी मम्मी को कन्विंस कर रही हूँ, तो मुझे पहले एक प्रतिज्ञा रखना पड़ेगा, जनरल स्टेटमेंट, हेतु रीजन देना पड़ेगा, उदाहरण एग्जाम्पल देना पड़ेगा, उपन्य मतलब मुझे एक जनरल डिडक्टिव रीजनिंग देनी पड़ेगी, एंड फाइनली निगमन जो कि है कंक्लूजन. राइट, क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू जैनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज. जैनिज्म के हिसाब से सबसे हाई स्टेट ऑफ नॉलेज कौन सा है? महापर्याय, अवधि, श्रुत या केवल्य ज्ञान. यस, क्विकली. अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, दिसंबर में हो सकता है, जून में ऑफ कोर्स द सिलेबस इज सेम. हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज, तो जैसे हमारे इन द सेंस हिंदुइज्म में हम एक तरीके से मोक्ष बोल सकते हैं, बुद्धिज्म में हम इसको बोलते हैं निर्वाणा. राइट. सो ये टर्म्स बहुत बार
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए। जैनिज्म में हम बोलते हैं इसको कैवल्य। यस, वेरी नाइस। बिकॉज कैवल्य एक हाई स्टेट ऑफ नॉलेज होता है, जब मतलब किसी को एकदम मोक्ष टाइप की प्राप्ति हो गई है ना। ये श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहा पर्याय। मनहा पर्याय क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज टेलीपैथी। हमको टेलीपैथिक नॉलेज भी होता है। अवधि ज्ञान होता है क्लेरवॉयंस। क्लेरवॉयंस मतलब इट इज अ फ्रेंच टर्म दैट मीन्स क्लियर नॉलेज। तो हम जब क्लियर नॉलेज प्राप्त होता है अवधि, मनहा पर्याय टेलीपैथी, श्रुत मतलब किसी बुक्स को सुनकर, जैसे जैनिज्म में जो टेक्स्ट होते हैं उनको सुनकर, और कैवल्य इज द अल्टीमेट नॉलेज। Which of the following is the oldest of the orthodox philosophical system? तो ये सारे आपके स्कूल्स दिए हैं, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। इसमें सबसे पुराना स्कूल कौन सा है? सांख्य योग न्याय वैशेषिक। सांख्य योग न्याय वैशेषिक हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। यस, क्विकली गाइस, 25। अभी हम आधे पड़ाव में। आपको लगता है हम क्या कर पाएंगे? मुझे लगता है 1 घंटे में तो नहीं, बिकॉज हम काफी एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सांख्य, बिकॉज सबसे ओल्ड सांख्य। इसमें हम 6 स्कूल्स होते हैं इंडियन फिलोसफी के, इसको पेयर में लेते हैं, जैसे न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। जो ये सांख्य है ये ओल्डेस्ट है, और ये जो योग है ये सांख्य का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, न्याय वैशेषिक आपके मेटाफिजिक्स के स्कूल्स होते हैं, ये प्रैक्टिकल हैं, दे आर मोर प्रैक्टिकल स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। डिडक्टिव रीजनिंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। लॉजिक इज एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंट रिलेशन, द रिलेशन दैट स्पेसिफाइज what follows from what, hence it is not a psychological process। मतलब डिडक्टिव रीजनिंग जो हम बोलते हैं ना, निगमनात्मक रीजनिंग, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और लॉजिक जो है क्या एक एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे हम बोलते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी सब्सटैंशियल। मॉडर्न आर्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, या हम कभी रीजनिंग में एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स देते हैं। तो एक अमूर्त सिद्धांत है और ये साइकोलॉजिकल नहीं होता। Yes, everyone। क्या लगता है आपको इसका सही आंसर? डी। ओके, सी भी बोल रहे हो, ठीक है। तो आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम बिकॉज वी हैव टू सॉल्व क्विकली। इट इज ए, बिकॉज बोथ आर ट्रू। डिडक्टिव रीजनिंग इज अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब इसका मतलब एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, और लॉजिक क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब लॉजिक हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ लॉजिक मतलब यही है, तभी हम बोलते हैं ना कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। लॉजिकल रीजनिंग ये बड़ा वैसा ही है कि ऐसा नहीं है कि ए से बी, बी से, इट्स लाइक ऑफ कोर्स कुछ रीजन होता है, बट स्टिल ये एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस रिलेशन है कि कहाँ से कहाँ आएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा। इट इज नॉट अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, राइट। डिडक्टिव रीजनिंग है साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब एक स्टेटमेंट दे दिया और हम डिडक्शन कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कहीं ना कहीं साइकी इन्वॉल्व रहता है। लॉजिक में हमको पता है कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेहनत करो, मेहनत करके नोट्स बनाओ, नोट्स बना के रिविजन करो, ये लॉजिक है। अब इसमें इलॉजिकल क्या है? मत करो कुछ भी, सफलता नहीं मिलेगी। सो यू नो दैट इट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड हेयर टू हेयर, राइट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। One is labeled as assertion and another is labeled as reason. तो an argument is an act of presenting reason to support an individual position. Reason, it is a quarrel or dispute of sort. तो argument क्या होता है logical reasoning में? क्या हम अपना reason support पेश करते हैं किसी वाक्य को support करने के लिए? कारण दिया है। आर्ग्यूमेंट मतलब एक क्वारल है, मतलब एक प्रकार का ये तकरार या विवाद है। यस, एवरीवन।
हाँ जी, तो दूसरा बिल्कुल गलत है। आर्ग्यूमेंट कोई कॉरल या डिस्प्यूट नहीं होता है, इनफैक्ट एक एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग अ व्यूज है। मतलब एक P1 है, फिर P2 है, फिर कंक्लूजन है, राइट। मैंने अगर मुझे किसी निष्कर्ष पे आना है तो मैं पहले एक प्रेमाइस दूंगी, दूसरा प्रेमाइस पे निष्कर्ष पे आऊंगी। मतलब अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेहनत करो, जो मेहनत करता है वो सफल होता है, देयरफॉर कंक्लूजन आप भी मेहनत करो। तो आर्ग्यूमेंट कोई वाद विवाद वाली चीज यहाँ पे नहीं है, इट इज एन एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग आवर ओन स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान दर्शन इज अ वेब बेस्ड टीवी चैनल डिवोटेड टू एजुकेशन। ज्ञान दर्शन इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ MHRD, MIT एंड IGNOU एज द नोडल एजेंसी। तो आपसे ज्ञान दर्शन के बारे में पूछा है, गवर्नमेंट स्कीम है, इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन में। यस एवरीवन। थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपसे बोला शुरुआत में शॉर्ट थे, अभी थोड़ा सा क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ गई है। वी हैव टू गो बियॉन्ड 1 ऑफ कोर्स। आराम से इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। ज्ञान दर्शन, ज्ञान वाणी, ये बहुत बार पूछा गया है। वाणी से समझ में आ रहा है इट इज नॉट समथिंग टू बी सीन, है ना, समथिंग टू बी हर्ड। ज्ञान दर्शन मतलब यस इट्स काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी कैन सी। यस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन किसने बनाया है? ज्ञान दर्शन जॉइंट वेंचर है MHRD का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, प्रसार भारती एंड IGNOU एज द नोडल एजेंसी। सो जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो ये वाला जो दूसरा स्टेटमेंट है, राइट, जस्ट 1 सेकेंड। पता नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। दोनों सही हैं। द आंसर इज गिवन एज ए विच इज रॉन्ग, राइट। हाँ, बिकॉज इट इज करेक्ट। प्रसार भारती एंड इट इज ऑफ कोर्स IGNOU एंड योर MHRD। यस, आंसर इसका ए नहीं है, इसका आंसर सी है, बिकॉज द आंसर इज बोथ आर करेक्ट। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। गलत प्रिंट हुआ है, इग्नोर करिए। ये आप देख सकते हैं, IGNOU है इसमें। ज्ञान दर्शन में यू हैव ज्ञान वाणी, जो कि आपका एक FM रेडियो चैनल है। सो ज्ञान वाणी एंड ज्ञान दर्शन आर बोथ डिफरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड। सो लड़कियों के लिए तकनीकी शिक्षा में स्कॉलरशिप का नाम क्या है? प्रगति, स्वामी विवेकानंद, ईशान विकास या ईशान उदय। We are about to reach 30 questions and we will do 50 questions. You just please keep on answering them quickly. ठीक है, विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं है इसका आंसर, इसका है प्रगति। सो प्रगति एक स्कीम है AICT की, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रगति स्कॉलरशिप लड़कियों को देते हैं ताकि वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे आए। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूसा, है ना, ये भी हमने कल क्वेश्चन किया था एक, जब हम स्पेशल क्लास में पढ़ रहे थे। सो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड इफ़ यू आर अवेयर, इफ़ यू आर अ सीरियस नेट एस्पिरेंट, आपको पता होगा ये उच्च शिक्षा में बेटरमेंट के लिए आया था। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। Okay, the answer for this question is B, because reforms in academic and examination system and by creating additional capacity. So basically नया इंस्टीट्यूट बनाना, हायर एनरोलमेंट करना, GER बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करना, ये सारी चीजें हैं। ये सेकेंडरी लेवल गलत है, राइट। एंड सोशियो इकोनॉमिक बैरियर हटाना भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई शोध सिंधु के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये वी हैव स्टडीड, इसको 3 चीजों को मिला के बनाया गया है ना। तो क्या क्या है, वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसको मिला के ई शोध सिंधु बना है, जो कि एक रिपोजिटरी है ई जर्नल्स की। 15,000 से ज्यादा ई जर्नल्स हैं ई शोध सिंधु में। एवरीवन क्विकली, वी आर ऑन द
29, 30th क्वेश्चन, 20 मोर टू गो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। द आंसर इज ऑफ कोर्स सी, बिकॉज यूजीसी इन्फोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम, एनलिस्ट एंड इंडेक्स जो है एआईसीटी का, इन सबको मिला के आपका ई शोध सिंधु बनाया गया है। क्लियर? चलिए, MDG. Now a question that is from your environment. So Millennium Development Goal of Global Partnership, that is making available the benefits of new technology, especially which of the following. So MDG में जो बोला है ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करी गई है 8वें गोल में, उसमें किस की पार्टनरशिप की बात करी गई है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? यस, एवरीवन। क्वेश्चन गाइस, क्विकली गिव मी द आंसर। कौन सी पार्टनरशिप की बात करी गई है? हाँ जी, वेरी नाइस, द आंसर इज ए, सबने सही बोला, इट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर हम गोल नंबर 8 देखें, तभी यहाँ पे गोल्स के साथ टारगेट भी इंपॉर्टेंट है ना। ये जो क्वेश्चन था ये टारगेट से रिलेटेड था। इसमें लीस्ट डेवलप कंट्रीज की नीड आती है, इसमें लैंडलॉक्ड कंट्रीज की नीड आती है, इसमें डेट प्रॉब्लम जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, हमने किसी की डेट प्रॉब्लम सॉल्व करी वो भी आता है, इसमें फार्मेसी सेक्टर भी आता है, जैसे इंडिया जन औषधि प्रोड्यूस करता है और हमारा जो जेनरिक मेडिसिन है वो सबसे सस्ता है ना। तो ये भी आपका एक ग्लोबल पार्टनरशिप में है कि कैसे हम सस्ती मेडिसिन को बाकी जगह प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड न्यू टेक्नोलॉजी, स्पेशली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए, एक छोटे से शब्द को पकड़कर इन्होंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट? यस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। Identify the correct sequence of continents in decreasing order of the yearly carbon dioxide emission. मतलब सबसे ज्यादा आपको क्या बताना है, सबसे ज्यादा कौन सा कॉन्टिनेंट एमिट करता है और सबसे कम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? एंड दिस टाइम दे हैव आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जनरली कंट्रीज पूछते हैं, आप अफ्रीकन, यूरोपियन, एशिया या नॉर्थ अमेरिका? फटाक से 31st क्वेश्चन, डिक्रीजिंग, सबसे ज्यादा से सबसे कम। कॉमन सेंस लगा सकते हो इसमें, हाँ। आपके हिसाब से एशियन कंट्रीज, अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा वैसे चाइना और इंडिया एमिट करता है कि नॉर्थ अमेरिका? हाँ, सबसे ज्यादा अगर हम देखें एशियन कंट्रीज आएंगी, देन यू कैन हैव योर नॉर्थ अमेरिका, बिकॉज अगर हम रैंकिंग के हिसाब से देखें तो इंडिया, चाइना, यूएस है, फाइन। फिर अगर हम देखें तो यूरोप एंड ऑफ कोर्स यू हैव फाइनली अफ्रीका। अफ्रीका में इतना डेवलपमेंट नहीं है कि वो आपके यूरोप से ऊपर आए। चलिए आगे जाते हैं। यूरोप इज द थर्ड, अफ्रीका इज 3.7, यूरोप 17, एशिया कितना है 53। सो अगर आपसे परसेंटेज वाइज आए, एशियन कंट्रीज या एशियन कॉन्टिनेंट 53%, नॉर्थ अमेरिका अराउंड 18। सो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में बहुत क्लोज है, 18% और 17%। आगे बढ़ते हैं 32, हाई हजार्डस वेस्ट में कंटेन व्हाट? तो जो आपके अधिक खतरनाक जो कचरे होते हैं उसमें क्या क्या आ सकता है? इट कंटेन्स द पैथोजेंस, रेडियो एक्टिव वेस्ट, कोरोसिव सब्सटेंस या नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। तो हम बोलते हैं ना ये हजार्डस है, इसको टच मत करो, इससे कुछ रिएक्शन हो सकता है, या बेसिकली इससे कोई हजार्ड एंड डिजास्टर आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, राइट? डिजास्टर इज समथिंग जो कि हो चुका है, हजार्ड मतलब इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हार्म पहुंचाने का। यस, द आंसर देखो, नॉन रिएक्टिव तो नहीं होगा, अगर हजार्डस है तो आप इसको हटा सकते हो, है ना। रेडियो एक्टिव होता है, कोरोसिव होता है, बीडी तो है, और पैथोजेंस होते हैं कि नहीं होते हैं? पैथोजेंस मतलब दैट आर रिलेटेड टू योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ये सारे के सारे होते हैं एक्सेप्ट नॉन रिएक्टिव। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन इशू टू बी एड्रेस अंडर एमडीजी? तो जो आपकी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, कल एमएच सेट में भी एक एमडीजी से एक एसडीजी से क्वेश्चन आया था, है ना।
यूजीसी नेट में थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आता है, तो आपसे पूछा कौन सा नहीं है, ह्यूमन राइट्स, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या प्राइमरी एजुकेशन। वेरी नाइस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ह्यूमन राइट्स। ऐसे मानव जो आपके होते हैं, क्या बोलते हैं, अधिकार, उनसे रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं है, बाकी सारे हैं इन 8 गोल्स में। 34th क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय व्हाट? जब हम ओजोन डिप्लीशन होता है तो क्या क्या कारण है उसके? थर्मल पावर प्लांट, कंबशन ऑफ अर्बन वेस्ट, volatile chlorinated hydrocarbon, excessive use of nitrogen containing fertilizers. This question I guess we have solved already, so थोड़ा सा आप जल्दी भी आंसर दे सकते हैं because few options you must be knowing. ये हमने शायद कल परसों में ही सॉल्व किया था। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स होगा, अर्बन वेस्ट को या थर्मल, इनको जब हम जलाते हैं तो जनरली CO2 एमिट होता है ना, तो आंसर इसका सिर्फ बी है, केवल 1 और 4। यस, इन केस ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी pollutant, the man-made contribution to global emission is more compared to that of natural sources. Again repeated question in terms of the pollutant, कि कौन सा पोल्यूटेंट है जो कि एंथ्रोपोजेनिक या मानव जनित ज्यादा कंट्रीब्यूटेड है कंपेयर टू अदर्स? दिस आल्सो यू नो। यस, 35, क्योंकि मीथेन जो है वो नेचुरल भी बहुत होता है ना, मीथेन, और सल्फर डाइऑक्साइड भी नेचुरल होता है बिकॉज ऑफ योर वोल्केनोस, राइट, वोल्केनोस। हियर द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट रेलिवेंट इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन एयर, जैसे अभी कल पूछा था स्मॉग का प्रभाव, है ना, स्मॉग का प्रभाव पूछा था आपसे एमएच सेट में, तो यहाँ पे आपसे PM, SPM या RSPM, इसका आपसे प्रभाव पूछा है। क्या होता है? इम्पेयर्ड ब्लड फॉर्मेशन, रेस्पिरेटरी डिजीज, हेडेक या चेस्ट में टाइटनेस। पार्टिकुलेट मैटर का प्रभाव क्या होता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज PM से हमेशा आपकी रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ जाती हैं, तो इसको जनरल है, याद रखना। अब इसमें हम PM भी पढ़ते हैं, SPM और RSPM भी पढ़ते हैं ना। सो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एंड रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज PM 2.5 एंड PM 10। चलिए, अ टीचर कैन हैव अ सैटिस्फाइंग टीचिंग प्रोफेशन। एक टीचर का सैटिस्फाइंग टीचिंग प्रोफेशन कब होगा? जब वो ज्यादा क्वालिफाइड होगा अपने कलीग से, क्या एक हायर अथॉरिटी से ज्यादा क्लोज संबंध होगा, अच्छा कंट्रोल होगा स्टूडेंट पे, या वो रिस्पेक्ट कमांड करेगा अपने बच्चों से। तो आपको क्या लगता है, एक अच्छा टीचर कौन है? जो बहुत क्वालिफाइड है, जो हायर अथॉरिटी से बहुत ज्यादा पास संबंध रखता है, या अपने स्टूडेंट्स पे अच्छा कंट्रोल है? यस, बेसिकली जो रिस्पेक्ट कमांड करे, स्टूडेंट्स जिसको रिस्पेक्ट दें, वो ही आपका एक अच्छा टीचर है, right? The answer is D. The standard form categorical proposition of roses are fragrant, मतलब एक स्टेटमेंट दिया है मैंने अंग्रेजी में, इसको आपको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैटेगरी जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होता है उसमें क्या होगा? Some roses are fragrant, some fragrant things are not roses, no fragrant things are roses, या all roses are fragrant things. हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए। 38 पे आ गए हैं, है ना, 50 अब दूर नहीं है, हम पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, भले ही थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। 3 बजे हम मिलेंगे एनवायरनमेंट में, जब हमको आज न्यूक्लियर एनर्जी और बायो एनर्जी पढ़नी है, बायोफ्यूल्स पढ़ना है। We have sufficient time that we have to study in the plus course. Yes, the answer for this question is D, because जब roses are fragrant है, बोलते ना humans are nice, मतलब इसमें अंडरस्टूड है कि हम सारे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो कैटेगरी में ये ऑल वाला है, ये A टाइप का स्टेटमेंट आएगा, ऑल SRP। ठीक है। नीति आयोग एक कैसी संस्था है?
स्टैट्यूटरी, ऑटोनॉमस, एडवाइजरी या एग्जीक्यूटिव? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या एक ये संविधिक है, ऑटोनॉमस है मतलब स्वायत्त संस्था है, एडवाइजरी है या एग्जीक्यूटिव है? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये पूरा एक हफ्ता ताबड़तोड़ क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर आप अटेंड करो। और 50% का जो डिस्काउंट है ये 14 अप्रैल तक ही है, जब तक हमारी क्लासेस चल रही हैं ताबड़तोड़। तो कोशिश करके अगर 45 सही आंसर्स आपको चाहिए इस बार पेपर 1 में तो एनरोल। 4000 का ऑलमोस्ट सिर्फ सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको, विच इज़ वेरी चीप, है ना। और प्लस क्लास में आपको पता है, अगर आप कभी आके देखोगे तो बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं। यस, नीति आयोग एक प्रकार का स्टैट्यूटरी नहीं है, एडवाइजरी नहीं है, ऑटोनोमस नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव तो है बिकॉज इट इज फॉर्म बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, बट ये करती है एडवाइजरी, एडवाइस है बिकॉज इट्स अ थिंक टैंक। तो इसके हिसाब से यहाँ पे इसको सी आंसर दिया है, राइट क्योंकि ये थिंक टैंक है, इवैल्यूएशन करता है, पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया, हमारे भारत में R&D में कितना हम स्पेंड करते हैं कंपेयर टू द GDP ऑफ अ कंट्री, है ना। ओवरऑल आपको पता है NEP में बोला है कि 6% हमको GDP का किसको देना है, एजुकेशन को। अब R&D इस बार इसलिए आपका एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना है, आपने सुना होगा, इसका मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल जो आया था, ये एक प्रकार का फंड है जिसके तहत हम रिसर्च को प्रमोशन देंगे। करंटली बिल्कुल आप सबने सही बोला, इसका आंसर है 0.69% जो हमको बढ़ाना है अपनी नई शिक्षा नीति के तहत। चलिए, और ये भी आपको पता होगा भारत में 1% भी नहीं है, लेकिन इजराइल में 4.5% है, राइट। US में, साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है GDP का फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि हमें और बढ़ाना है भारत में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी? अभी इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी, आप आराम से पढ़िए, सारी की सारी ड्यूटीज आपके सामने हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। फिर 36 से शुरू होता है 51 DPSP, और फंडामेंटल ड्यूटीज आपको 51 में ही आती हैं, जिसमें आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। और हाल ही में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या दिया है आपको, जजमेंट दिया है, अभी कल के न्यूज़पेपर में आया था कि एक शुद्ध इन्वायरमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है ना। उन्होंने बोला आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 में आता है राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स आर्टिकल 48 एंड आर्टिकल 51 सब क्लॉज D, राइट। सो यस, ये आप अगर देखें तो सारे के सारे आपकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? एनीवन, एनी डाउट? फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कब आई थी? 1976 में। द कमिटी जो थी वो थी स्वरण सिंह कमिटी, राइट। और ये आई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सो बेसिकली जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ये जब संविधान बना था तब नहीं आए थे, इनको बाद में ऐड किया गया है। ऐसे प्रश्न आते हैं पॉलिटी गवर्नेंस में, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी मैंने बताया है, तो वही आंसर है, ठीक है। अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? वैसे देखा जाए तो ओरिजिनली कम थी, एक को बाद में ऐड किया गया है। गाइस, 42nd क्वेश्चन, हम 50 तक पहुंचने वाले हैं। यस, द आंसर इज ए। ओरिजिनली 10 थी, फिर एक को ऐड किया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि था 2002 में। ये कौन सा था? जिसमें हमने राइट टू एजुकेशन इंक्लूड किया था। तो राइट टू एजुकेशन के साथ हमने एक ड्यूटी भी जोड़ी थी पेरेंट्स के लिए, कि हर माँ बाप की या गार्जियन की एक ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा को उपलब्ध करवाएं। सो दैट इज, नाउ वी हैव 11 ड्यूटीज। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट यूनिवर्सिटी? इसमें से कौन सा एंशिएंट यूनिवर्सिटी नहीं है?
नालंदा, वल्लभी, शारदा पीठ या नन ऑफ द अबव? 43rd क्वेश्चन। प्लीज क्लास को लाइक कर दो, क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। ये हमने पहले टॉप 30 एनवायरमेंट क्वेश्चंस किए थे, वो काफी टफ थे। ये दूसरा क्लास है, टॉप 50 ऑफ ओवरऑल पेपर 1, ठीक है। तो ऐसे ही और थ्योरी क्लासेस भी आएंगे, मेक श्योर यू आर शेयरिंग इट। द आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज शारदा पीठ भी आपकी पाकिस्तान में है, ठीक है। ये भी एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, इसको भूलो मत। तो यस, ऑल आर देयर, डी इज करेक्ट। What is the full form of NROE? NROER आपको बताना है। NROER का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ओपन एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज, या नेशनल रिक्रूटमेंट ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। 5-6 क्वेश्चंस मोर टू गो गाइस, क्विकली। Yes, very nice, very nice. I will, before the timer only, I'll tell you it's repository of open education resources, national repository of open educational resources, ठीक है। एक collaboration platform है जो कि स्कूल और टीचर एजुकेशन के लिए हम लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। Who was the chairperson of National Education Policy of 1986? सो 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और उस टाइम पे आपको पता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, राजीव गांधी जी की सरकार थी, जो 7 साल की सरकार थी, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। इसी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन या बोलना चाहिए कंप्यूटर्स भारत में, इसी टाइम पे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंटी डिफेक्शन, PRIs, राइट, and 1986 एजुकेशन पॉलिसी, एडल्ट लिटरेसी, समथिंग रिलेटेड टू जवाहर नवोदय विद्यालय, ये सारे इसी टाइम आए थे। और हाँ जी, इसका आंसर है बिल्कुल सैम पिट्रोडा, सॉरी इसका चेयरपर्सन ऑफ 86, ये एक्चुअली रिव्यू कमिटी के चेयरपर्सन थे, राइट। आचार्य राममूर्ति, इंदिरा गांधी नहीं है, ये भी नहीं है। सैम पिट्रोडा वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने 86 पॉलिसी बनाने में हेल्प करी थी। ये इनफैक्ट जैसे हमने इनके बारे में पिछली क्लास में भी बात करी थी, राइट। सो ये टेक्निकल कमिटी जो कोर ग्रुप था उसका पार्ट भी थे, राइट। आचार्य राममूर्ति एक रिव्यू कमिटी थी जिसके ये हेड थे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन? वेरी सिंपल, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसको बोलते हैं? एल्फिंस्टोन मिनट, मैकॉले, वर्धा स्कीम या वुड्स डिस्पैच? वी ऑल नो, बिकॉज एल्फिंस्टोन मिनट की हम बात करें तो दिस वॉज कंसिडर्ड टू बी द स्टार्ट ऑफ 10+2+3 सिस्टम। मैकॉलेज मिनट की बात करें तो इसमें हमने बोला था एंजलिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट को इन्होंने खत्म किया था, मैकॉले ने, ठीक है। और इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सुपीरियर बताया था, इंडियन एजुकेशन को इंफीरियर। वर्धा आपका क्या है? ये आपका था 1937 में। सो बेसिकली वर्धा स्कीम या नई तालीम ये गांधी जी से रिलेटेड थी, सोशलिस्ट विंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कांग्रेस। इसका आंसर है वुड्स डिस्पैच, ठीक है। तो द आंसर इज वुड्स डिस्पैच 1854। क्लियर? यस, यस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। ये दो, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले 1835, वर्धा स्कीम 1937। कंस्ट्रक्टिव करिकुलम, सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट, प्रेफर्ड लैंग्वेज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्री एजुकेशन, ये सारी चीजें आपकी वर्धा में की गई थी। बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी हैज इंट्रोड्यूस व्हाट? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे यूजीसी ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मॉड्यूल ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज, रेगुलेशन फॉर एमफिल एंड पीएचडी, या मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर यूनिवर्सिटी टीचर? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करके यूजीसी ने ये इंक्लूड किया है, और इसका क्वेश्चन बहुत बार पहले भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में। Yes. 3 more questions to go, guys. 3 more questions to go. Everyone, quickly, quickly, quickly. हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि भैया इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ाओ,
जो कि आपका देहरादून क्वायरिंग केस, माइनिंग केस की बात किया गया था, MC मेहता कमेटी थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी रैंक हाईएस्ट इन द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। सो बेसिकली इट कुड बी एन ओल्ड क्वेश्चन, हमको रिसेंट रैंकिंग पढ़नी है ना। तो येल, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, हाँ जी इसका आंसर है ऑक्सफोर्ड, क्योंकि जनरली ऐसे ही होता है, बट हम करंट रैंकिंग पढ़ के जाएंगे विच इज मोर इम्पोर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज रिलेटेड टू सेल्फ ट्रांसेंडेंस। कौन सी वैल्यू है, मूल्य है जो स्व उत्कर्ष से संबंध रखता है। स्व उत्कर्ष, सेल्फ ट्रांसेंडेंस। सिक्योरिटी, यूनिवर्सलिज्म, फ्रीडम या वैल्यू ऑफ कंफॉर्मिटी। 49 second last question in this top 50 we have taken higher education, some bit of ICT, environment, कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड है ना। सो हमने मिला जुला लॉजिकल रीजनिंग के भी काफी सारे क्वेश्चन किए। द आंसर इज बी, यूनिवर्सलिज्म मतलब सेल्फ ट्रांसेंडेंस आपका किस में आता है। ट्रांसेंडेंस का मतलब क्या, हम बोलते हैं ना ट्रांस, दैट इज गोइंग बियॉन्ड द लिमिट और सरपासिंग अ बाउंड्री। फाइन, सो बेसिकली हम बोलते हैं सेल्फ ट्रांसेंडेंस मतलब हम वो लिमिट के बियॉन्ड चले गए, बाउंड्री क्रॉस कर दी और हम ट्रांस में चले गए, दैट इज रिलेटेड टू दिस। देन हम अपना ग्रेटर देन सेल्फ से ऊपर चले जाते हैं, यूनिवर्सलिज्म में आ जाते हैं। जेंडर पैरिटी इंडेक्स इन हायर एजुकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर पैरिटी इंडेक्स ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको ऐश सर्वे पढ़ाया था। जेंडर पैरिटी है ना, ये 0 से 1 के बीच में होता है और मैंने आपको बताया था कि इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो अच्छा होगा कि बुरा होगा। ये बताता है लड़का और लड़की के बीच में समानता इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन, कितना रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, वेरी नाइस। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। अगर ये है दैट मीन्स इट्स अ गुड थिंग, है ना, राइट, यस। सो एक 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, ये आप देख सकते हो। 1.01 अगेंस्ट 1, राइट, इम्प्रूवमेंट है मतलब ये बेहतर है, फीमेल्स का एनरोलमेंट ज्यादा है। एक लास्ट क्वेश्चन शगुन का 51, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज कंसिडर्ड अ सरोगेट फॉर आई इरिटेशन। आई इरिटेशन का सरोगेट मतलब सेरोगेसी है ना, क्या कैरी करके लाता है जिससे आई इरिटेशन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन। यस, शगुन का तो हम करवाते ही हैं, उसके बिना हम नहीं छोड़ते। तो आई वॉन्ट योर सपोर्ट इन सारे सेशंस में, है ना। एक तरीके का ये सेमी मैराथन हो गया, 1.5 घंटा हम पढ़े इंस्टेड ऑफ 1 आवर, बिकॉज 50 क्वेश्चंस एंड 50 ऐसे नहीं थे कि बहुत ही आसान थे, द लेवल वॉज ऑल्सो ईजी टू मॉडरेट, राइट। यस, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओजोन, क्योंकि इससे आई इरिटेशन होता है और ओजोन से वीजिंग भी होती है ना। So thank you so much everyone, thank you so much and I'm really sorry for the initial जो आपका एक हिकअप आ गया था related to the slides, please ignore that and yes we did all the 51 questions as promised. मैं इस सेशन को आधा नहीं छोड़ना चाह रही थी because इतना बहुत complicated questions नहीं थे, we could do it in one go only. Fine, so thank you so much everyone, do attend all the next classes as well. कल हम स्पेशल क्लास में मिलने वाले हैं, ठीक है, कल हम स्पेशल क्लास में मिलेंगे जो कि आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है कल वाली भी। प्लीज़ आना, प्रोटोकॉल्स वर्सेस डिजास्टर। और यूट्यूब पे अगली क्लास हमारी होगी गुरुवार को, है ना, ट्यूसडे थर्सडे हम मिलते हैं, तो गुरुवार को हम 12 बजे मिलेंगे। आई विल शेयर द स्केड्यूल, ऑलरेडी आपकी सारी क्लासेस लाइव जा चुकी हैं, बस आपको लाइक करके अटेंड करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, ख्याल रखिएगा। आई होप यू लाइक इट, प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट कर रहे हो, है ना। और 50% स्कॉलरशिप याद रखना, कमेंट जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी, कि आपको मजा और आपका स्कोर क्या था 50 में से। मैं बिल्कुल जाके सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, लाइक करती हूँ, जो एक लाइक होता है वो मेरा ही होता है। तो जाके प्लीज कमेंट करना, बताना अपना स्कोर क्या है एंड आई विल फॉर श्योर go and read all of your comments. So thank you so much. This is Toshiba Shukla, your paper 1 faculty only at Unacademy. See you.